गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। श्री राम जानकी विद्यालय आइए। प्रोबेबिलिटी, तो डेफिनेशन में क्या कहा था? प्रायिकता। अब ये पूरा का बनाया है, पीछे वाली किताब में स्पेलिंग आदि का और पूरी का बना के प्रायिकता ऐसे कहा था। प्रोबेबिलिटी तो उसको डिफाइन किया था। आज लंबे व्याख्यान पर पहले नहीं जाएंगे, सवाल शुरू हो जाए। क्या कहा गया पहले ये देखिए। संभावना की बात आ रही है, तो संभावना से जुड़ा अनिश्चितता का गणितीय आकलन, अनिश्चितता है का गणितीय आकलन है। मैथमेटिकल मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी ऐसे कहा गया, सर्टेनिटी नहीं कहा गया। ये कस्टमरी है कि सर्टेनिटी नहीं कहा गया, अनसर्टेनिटी कहा गया है, मैथमेटिकल मेजर। और वही बेहतर भी लग रहा है, मैथमेटिकल मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, 11वीं में हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे आप केमिस्ट्री में, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए अपनी एनर्जी कम करता हुआ अगर ये माने कि न्यूक्लियस में गिर जाएगा, ऐसा कैसे संभव है? क्या निश्चित है ये? और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा है हिजनबर्ग ने, किस आधार पर? सर्टेनिटी नहीं ली गई, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा गया है। ठीक है, तो देखिए जरा, अनिश्चितता महत्वपूर्ण हो जा रही है निश्चितता से। मैथमेटिकल मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, अब किसका किसका? ठीक है, तो कहने लगे एक डाई उछाली, अ डाई हैज बीन टॉस्ड। ये टॉस किया, एक पासा उछाला। ठीक है, अब प्रश्न आया कि ये पासे का उछाला जाना ही हमारे लिए विषय वस्तु बनाता है, और वो किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स डील करेगी? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यस सर। इस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं डील कर सकती। क्या कि ये व्यक्ति है सामने जो दिख रहा है, ये सामने दिखने वाला व्यक्ति इतनी आयु तक जी सकता है, इसकी संभावना ये है। ये अधिकार क्षेत्र विषय का नहीं है, कुछ दूसरे तरह के एक्सपेरिमेंट्स हैं। अ डाई इज टॉस्ड, तो यहां विषय वस्तु आई और वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, और अभी ये 9th 10th के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बोला जा रहा है। ठीक है, विषय वस्तु, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट कैसा है? ठीक है, ये बात भी जान लें। रैंडम एक्सपेरिमेंट, सबको स्वाद पता है, पानी में चीनी डाली गई है, मधुर मीठा निकलेगा। यस सर। तो अब प्रश्न आया कि ये ज्ञात है पहले से कि कोई आगंतुक आया है और शरबत बना रहे हैं, तो चीनी डालेंगे ना। ठीक है, कुछ और स्वाद बनाना है तो 2 बूंद 4 बूंद स्वाद के अनुसार नींबू भी डाल देंगे। तो स्वाद मन में आया और वो बना रहे हैं, जानते हैं कि यही स्वाद बनेगा चीनी और नींबू डालकर। द रिजल्ट इज नोन टू अस बिफोर हैंड, पहले से पता है। ठीक है, तो वो प्रयोग धर्मिता में जो कार्य आएंगे, उनका चूंकि परिणाम पहले से पता है, उन्हें रैंडम एक्सपेरिमेंट्स की संज्ञा नहीं दी जाएगी। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स यहां पर क्या है? हम परिणाम से अवगत नहीं होते रैंडम एक्सपेरिमेंट्स में, हम परिणाम से, ठीक है, अवगत पहले से नहीं है, परिणाम से अवगत नहीं है। हमने डाई उछाली है, इवन नंबर आएगा कि ऑड नंबर आएगा, कैसे कह सकते हैं? क्या आधार हो सकता है ये प्रेडिक्ट करने का कि नहीं इवन नंबर ही आएगा? इसका कोई आधार नहीं है हमारे पास। ठीक है,
कोई स्पेशल क्राइटेरिया हमारे पास नहीं है। हम कह भी नहीं सकते ये नीली वाली डाई इवन नंबर देती है और ये पीली वाली डाई ऑड नंबर देती है, ये भी कह नहीं सकते। होता होगा कोई कह देगा, आपके मन में ऐसा है, इसलिए आप कहते हैं कि जब पीली वाली डाई उछालेंगे तो इवन नंबर आएगा, नीली वाली डाई उछालेंगे तो ऑड नंबर आएगा। लेकिन उसका कोई आधार नहीं है क्या कि पीले रंग के कारण उसमें ऑड नंबर आता है, उसमें नीले रंग के कारण इवन नंबर आता, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स की बात आ रही है, तो परिणाम से अवगत होना पूर्ववत, पूर्व में परिणाम से अवगत होना, ठीक है, इसका कोई कारण नहीं होता, ठीक है, अकारण है ये, कारण नहीं ले सकते कि डाई पीली है इसलिए उछालने पर इवन नंबर देगी और डाई नीली है इसलिए उछालने पर ऑड नंबर देगी, ऐसा नहीं कह सकते। तो फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट्स को और व्याख्यायित करें। H2 + O2 आप कह रहे हैं क्या कि वाटर मॉलिक्यूल मिल रहा है। एक्सपेरिमेंट हो सकता है जब पहली बार हुआ तो रैंडम रहा हो, लेकिन उसके बाद सभी को ज्ञात है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला रहे हैं तो वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है, बैलेंस हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट की कोटि में नहीं आता। क्यों? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है, रिजल्ट इज नोन टू अस, ठीक। और जब डाई उछाली गई तो पता नहीं, एक सिक्का उछाला गया, ठीक, हेड और टेल क्या दिखेगा पर फेस पर पता नहीं है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स में यही कहते हैं कि परिणाम से अवगत होना पूर्व में संभव नहीं है, पता नहीं है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हैं। बहुत चलते हुए कॉमन एक्वेंटेंस, परिचय जरूरी होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट्स का। नहीं, कई बार ऐसा लगता है कि हमने प्रोबेबिलिटी का सवाल जेईई मेंस में छोड़ दिया, कारण गेम्स का सवाल था, मिक्स डबल टेनिस, लड़कियों को नहीं पता। तो कई प्रीमिसेस ऐसी होती हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट्स की कि वो चीजें पता नहीं होती। जैसे वेस्ट इंडीज और इंडिया का एक सवाल एक बार जेईई में आया था, तो उसमें मैच का टाई हो जाना लड़कियों को पता नहीं था, ठीक है, और वो केस उन्होंने नहीं कंसिडर किया। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स की एक्वेंटेंस प्रोबेबिलिटी चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार मुझे भी ध्यान आता है कि डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, ताश की गड्डी के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था, ठीक है, तो धीरे धीरे घर में ये सहारा लेना पड़ा कि ये क्या कह रहा है पाठ सवाल में, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, 4 बादशाह होते हैं, मुझे माँ से ही पता चला था, ठीक, कि ये 4 बादशाह हैं, ठीक है, ये 4 बेगम हैं, ऐसे इस तरह से 52 ताश होते हैं। क्योंकि मेरा कोई रुझान इनके तरफ नहीं था, तो मुझे 12वीं में पहली बार माँ ने ही बताया क्या कि जब मैं अपना चैप्टर कर रहा था तो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स की एक्वेंटेंस जरूरी होती है। एनसीईआरटी के टाइटल कवर पेज पे पीछे कभी ताश की गड्डी के पत्ते बनाए गए थे, अभी भी कहीं हो सकती है वो पुरानी किताब। तो चूंकि परिचय चाहिए रैंडम एक्सपेरिमेंट्स का, इसलिए जरूरी है। लेकिन बार बार ये नहीं कहा जाएगा कि सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स पता हो। कई बार तो पढ़ाई की ही बात नहीं पता चलती, क्या 1 से 100 तक नंबर अचानक कोई चुन लिया जाता है, प्राइम नंबर होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्राइम नंबर ही नहीं पता। तो इस तरह से हमने प्राइम नंबर में 1 को गिन लिया, 1 को नहीं गिनना था, हमारा सवाल गलत हो गया इसी को लेकर। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स 9th 10th 9th में तो अब हटा दी गई है, 10th 11th और 12th मुझे अच्छी तरह ध्यान है। बहुत अच्छे विद्यार्थी जो आज काफी महान यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं विदेशों में, कई एक विद्यार्थी हैं जिन्होंने 9th क्लास में, जब 9th में प्रोबेबिलिटी थी, उसी समय 12th तक के बेस थ्योरम तक ले जाकर प्रोबेबिलिटी खत्म कराई थी, ठीक। तो इसका मतलब है कहीं से भी सब्जेक्ट उठाया जा सकता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट आगे चलेगा तो साथ लेकर इसे चलने की जरूरत है।
बाद में एक बार ऐसा भी हुआ क्या कि पता चलता है कि नहीं, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में कई जगह प्रोबेबिलिटी का कोर्स होता है और स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं कई बार, तो किसी भी लेवल पर उसकी ज़रूरत पड़ती है। क्यों? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने लग जाती है प्रोबेबिलिटी थ्योरी। उस समय हमारे पास बहुत सारी प्रीमिसेस हैं सब्जेक्ट के अंदर, तो बहुत कुछ ज़रूरी हो जाता है जानना, सब्जेक्ट काम का है। तो आइए, रैंडम एक्सपेरिमेंट, हमने कहा कि हमें परिणाम के बारे में पहले से कारण सहित परिचित नहीं होते, ठीक है? ठीक, तो ऐसे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स सवालों में जब आएंगे बीच में, तो हम मानते चलें कि इनका जो विषय वस्तु आनी है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स है, ठीक है? और उनके साथ घटनाक्रम जोड़ा जा रहा है, उसमें परिभाषा देंगे और परिभाषा के साथ ही सवाल शुरू हो जाएगा। आइए, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं, 3 सिक्के उछाले गए हैं, 3 सिक्के उछाले गए, 3 सिक्के उछाल रहे हैं, 3 सिक्के टॉस किए गए, टॉस्ड, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है? 5, 10 और 20 का सिक्का हो, ठीक है? 5 का, 10 का और 20 का, ये 3 सिक्के थे, ठीक है? इन्हें उछाला गया, 5 के सिक्के में हेड आया, दूसरे सिक्के में भी हेड आया और तीसरे सिक्के में भी हेड आया। अब ऐसा भी हो सकता है कि इसी में हेड की जगह टेल आ गया और यहां हेड आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि अब ये हेड और टेल ने अपनी पोजीशन बदल ली। अब की बार इस केस को और इस केस को जब देखेंगे तो अलग अलग गिनेंगे। क्यों? इसमें टेल है दूसरे सिक्के पर, इसमें दूसरे सिक्के पर हेड है। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? क्या कि ये कंसिडर किया गया। अब एक टेल और एक हेड और एक टेल, एक हेड होती और दोनों टेल हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये 4 केस तो बन गए। अब अन्य 4 केस, ये एक सेट आया जिसमें हमारे पास 4 हैं केस। दूसरा सेट, हम पहले सिक्के में टेल से शुरू कर रहे हैं, ठीक है? तीनों टेल आ गए, ठीक है? और जब तीनों टेल्स आ गए, अब मान ले कोई कहता नहीं अब इसके बाद नहीं होगा, तो वो देखा जाएगा कि होगा कि नहीं होगा, ठीक है? तो उसे कहने जा रहे हैं यहां पर कि अब केस कोई कहता है नहीं, एग्जॉस्ट हो गए, खत्म हो गए, अब हो ही नहीं सकता, 3 सिक्के तो उछाले और क्या केस हो सकता है, कुछ नहीं बनेगा। तो एक ज्यादा पढ़ा लिखा था विद्यार्थी, शाम को उसके पापा बैठ गए होंगे प्रोबेबिलिटी पढ़ाने 3-4 दिन पहले, तब स्कूल में शुरू हुई, तो कहता नहीं भाई, मेरे पापा ने बताया। क्या बताया? कहने लगे पहला सिक्का है, दूसरा सिक्का है और तीसरा सिक्का है, और आप कह रहे हैं सब मित्रगण कि अब केस खत्म हो गए, अब नहीं हो सकते। किसी को लगा एक और हो जाएगा, उसके बाद नहीं होगा। लेकिन सच क्या है ये देखें तो एक एक्टिविटी m तरह से और दूसरी एक्टिविटी n तरह से, तो कंबाइंड एक्टिविटी mn तरह से, ठीक है? बड़ा सरल उदाहरण हम 11वें में लेते हैं, क्रमचय और संचय पढ़ाते वक्त। क्या बड़ा सा मकान बनाया है, ठीक है? किसने? सौरभ ने, ठीक? अब उसमें बहुत अच्छे रोड्स 3 तरफ हैं, ठीक है? तो इन्होंने 3 गेट भी रख लिए हैं, 3 गेट भी रख लिए हैं, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3। इसको लाना चाहते हैं कि अनुमान से रुक जाएं केसेस गिनते गिनते। तो ऐसे बार बार गिनने में तो केस कोई छूट भी सकता है भाई। अभी तो 3 सिक्के उछाले गए थे, छोटी सी प्रीमिसेस है तो गिन सकते हैं। और कई बार तो ऐसा होगा कि अगर सिक्का 100 बार उछाला गया तब क्या होगा, ठीक है? 3 सिक्के 100 बार उछाले गए तो बहुत कुछ बातें और आएंगी। इसलिए ये
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जान लेना जरूरी है। क्लियर? तो यहां सौरभ कभी इस गेट से घर में एंट्री लेते हैं, कभी इस गेट से, कभी इस गेट से। तो एंट्री, ठीक है, और उसके बाद एग्जिट, ये दो घटनाएं हैं ना, प्रवेश करना घर में और घर से बाहर निकलना, और प्रवेश करके बाहर निकलना एक ही घटना हो गई, प्रवेश करके बाहर निकलना। तो ये कंबाइंड एक्टिविटी, पहली एक्टिविटी प्रवेश और दूसरी एक्टिविटी बाहर आना, ठीक है? क्लियर? तो अब दोनों को मिला दें तो प्रवेश करके बाहर आना है। इसमें कितने तरह से ये हो सकता है? सुबह किसी ने देखा था कि गेट 1 से एंट्री ली थी और गेट 2 से बाहर गए थे, तो उसने देखा कि एक तरीका हुआ गेट 1 से अंदर आना और गेट 2 से बाहर जाना, एग्जिट और एंट्री। अंदर आना और बाहर जाना 1 और 2 से एक तरह से हो गया। एक गेट से अंदर आए थे, गेट नंबर 1 से, और 3 से बाहर गए। गेट 1 से ही आए थे और गेट 1 से ही बाहर गए। तो पता चला गेट 1 से अंदर आकर बाहर निकलने के तरीके 1 2 3 ये भी आए। तो अंदर आना और बाहर जाना घर से, ये पॉसिबल हुआ, ठीक है? तो एंट्री कितनी तरह से हो सकती है? अब एक तरह के लिए हमने देखा गेट नंबर 1 से एंट्री ली गई यदि, तो 3 एग्जिट पॉसिबल हैं, 1 से भी, 2 से भी और 3 से भी। तो एक गेट की एंट्री से 3 एग्जिट पॉसिबल हैं, और गेट तो 3 है, तो 3 गुणा 3 नहीं हो जाएगा। क्यों? हर गेट के करस्पॉन्डिंग 3 एग्जिट पॉसिबल है ना, 3 गेट से बाहर जा सकते हैं। और गेट कितने हैं? 3। तो एक गेट के करस्पॉन्डिंग 3 एग्जिट हैं, तो 3 गेट के करस्पॉन्डिंग कितने हो गए? 9। 9 तरह से जा सकते हैं, ठीक है? ऐसा आया। तो एक एक्टिविटी m तरह से, दूसरी एक्टिविटी n तरह से, तो कंबाइंड एक्टिविटी mn तरह से। तो अगर तीसरी एक्टिविटी p तरह से होती तो कंबाइंड एक्टिविटी m इंटू n इंटू p से इतनी तरह से होती। तो 3 सिक्के उछाले गए थे, पहले सिक्के में 2 तरह से आ सकता है, क्या? हेड और टेल। यहां भी 2 तरह से, यहां भी 2 तरह से, आउटकम 2 तरह से है, यहां भी आउटकम 2 तरह से है, यहां भी आउटकम 2 तरह से है। इंटू इंटू कितने हो गए? 8। 8 तरह से हमें ये सारे केस दिखेंगे। तो फिर अब 8 लिख लिए जाएं। क्या? यहां टेल हो गया तो यहां हेड हो गया। अब अगला क्या है? हेड और हेड। आ गए 8। अब पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी बताइए इस बात की, किस बात की? कि तीनों सिक्कों में, ठीक है, एक ही चिन्ह मिल रहा हो। तो तीनों सिक्कों में एक ही चिन्ह मिल रहा हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या है? हेड तीनों में और टेल तीनों में, ठीक है ना? ठीक, हेड और टेल, ठीक, ये कंसिडर किया गया। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को लेकर कि ये केस छूट न जाए, इस 8 को कंफर्म करना था, ठीक है? ये बात ध्यान देनी है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो कल, अब अभी आप 11वीं की क्लास आएगी, वो अपना सब्जेक्ट पढ़ेगी, तब तक विश्राम लीजिए, फिर अगले दिन पढ़ाएंगे, ठीक है? ध्यान रखिएगा, अभी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी रिवीजन शुरू रखिए। चलिए।